नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सब इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के अंतर्गत भी आज हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि पहले से भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो जो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर उसे पॉलिटी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। आपको बताना है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, राज्यपाल में। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 153 से लेकर 162 जो है इसमें राज्यपाल का ही वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत 153 में बताया गया है कि राज्य में राज्यपाल होंगे। ठीक है, और 155 जो है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। 159 आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 161 जो है उसमें क्षमा देने का जो प्रावधान है उसको वर्णित किया गया है और 154 जो है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है राज्यपाल का। ठीक है, और अगर हम राज्यपाल के बारे में और कुछ चीज़ों को देखें तो राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है जब चाहे। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हाईकोर्ट के वह उनको शपथ दिलाएंगे और पद पर रहते राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा जी। और राज्य सरकार के प्रशासन का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल होता है और राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है, यह अधिकार उसे मिला है। और विधानमंडल का जो प्रथम सत्र होता है उसे राज्यपाल के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है या कौन बनी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अमृता कौर और सीता साहू। तो नो डाउट आप सबको पता है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि किस स्टेट की थी। ठीक है, किस स्टेट की राज्यपाल बनी थी। प्रश्न संख्या 3, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं, अध्यक्ष, मेयर, कमिश्नर या डॉक्टर। तो नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, मेयर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4, विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, विधान परिषद। जिस तरह से संसद में राज्यसभा जो है क्या है, अपर हाउस कहलाता है, लोकसभा लोअर हाउस कहलाता है, उसी तरह से विधानमंडल में विधान परिषद जो है अपर हाउस है और विधानसभा जो है लोअर हाउस है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, 42वां, 43वां, 73वां या 74वां। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसे लघु संविधान के तौर पे भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को हम सब लघु संविधान भी कहते हैं। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था जिसे हम सब लघु संविधान यानी मिनी संविधान भी जो कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिसमें कि संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूलाधिकार में संशोधन किया जा सकता है। यह हमारा 42वां संविधान संशोधन में किया गया और भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। साथ ही साथ इसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। ठीक है, और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया और केंद्र को यह भी अधिकार दिया गया कि जब चाहे वह तब राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है और इसके अंतर्गत ही संसद को यह भी अधिकार दिया गया कि वह यह निर्धारण कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं। और इसके अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गण पूर्ति आवश्यक नहीं है।
ठीक है, ये भी इसके अंदर प्रावधान जोड़ा गया था। और वहीं अगर 43वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1977 में हुआ था और इसके द्वारा 42वें जो संवैधानिक संशोधन जो हुए थे उसमें कुछ धाराओं को निरस्त किया गया और इसके अंतर्गत न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संदर्भ में जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जो न्याय क्षेत्र है उसको पुनः संयोजन किया और साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों में क्या किया कि उसके संबंध में विधि बनाने की संसद को शक्ति उसको हटा दी गई। ठीक है, संसद की शक्ति है उसे हटा दिया गया। राष्ट्र विरोधी जो कार्यकलाप होते हैं उसके संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है उसे हटा दिया। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ इस 1978 में, आपको पता है इसके अंतर्गत जो मेन चेंजेज हुए थे वो संपत्ति के अधिकार को इससे बाहर कर दिया गया जो कि मूल अधिकार पहले हुआ करता था, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे भाई? तो केरल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा आपका डी। प्रश्न संख्या 7 देखिए। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाती है? ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत? तो ये कहलाती है ग्राम पंचायत। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? जयपुर, पटना, नागौर या मुंबई? तो आप सबको पता है कि पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई ये नागौर में की गई। कहाँ पर? नागौर में। और इसके बारे में कुछ तथ्यों को अगर हम जानें तो पंचायती राज है जो कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। और संविधान के बात करते हैं, संविधान में हमारा पंचायतों की गठन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, और बलवंत राय मेहता ने क्या किया? त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 ईस्वी को पारित किया गया और पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जो आप देख रहे हैं यहीं से, इसी जिले से शुरुआत हुई थी। और अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था कौन से वर्ष हुआ था? 1977 में। और थुंगन समिति का जो गठन 1988 में राजीव गांधी ने किया था और 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। और जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है यह किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और आपको मैं बता दूं कि पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से अड़ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट समितियाँ थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, PVK राय समिति जो 1985 में और LM सिंघवी समिति जो आई थी वो 1986 में आई थी। ठीक है, पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो पंचायत व्यवस्था के स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर यानी कि पंचायत समिति को नहीं रखा गया है और पंचायत के सभी सदस्य निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु रखी गई है वह 21 वर्ष रखी गई है और साथ ही साथ पंचायतों की जो अवधि होगी वो 5 वर्षों की होगी और इनके विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें थी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। कौन से वर्ष भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई? आप खुद से भी यहाँ पर बता सकते हैं। 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 24 अगस्त 1952 या 8 मार्च 1955। तो सही आंसर यहाँ पर क्या रहेगा आप फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आप जानते हैं तो। किसके तहत किया गया? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 9 का वो रहेगा 25 जनवरी 1950। ठीक है, देखिए हमारा जो संविधान है उसके भाग 15 में अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा, लेकिन कार्यकाल के दौरान अगर 65 वर्ष की आयु प्राप्त हो गई है उन्हें यानी पूरी कर ली है तो वह सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति
उसके पद से हटाया जा सकता है। और 61वां जो संविधान संशोधन आया 1988 में, इसके तहत मतदान की आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। इतना आपको पता होना चाहिए। और यह 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो यह संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको दर्जा जो मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही मिलता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला जो प्रथम राज्य था वो था केरल, ठीक है। और चुनाव प्रचार की जो समय सीमा है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ही, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ और फैक्ट्स जो है चुनाव आयोग से रिलेटेड। निर्वाचन में 10% या उससे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त की जाती है। साथ ही साथ निर्वाचन की तिथि से 36 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, जो कि 1950 से लेकर 1958 तक रहे थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी 1950। और हर साल मतदाता दिवस भी हम सब 25 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? पंचायत स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व जो है किसके द्वारा किया जाता है? बीडीओ, सीईओ, ग्राम सेवक और ग्राम सभा अध्यक्ष। किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो हम लोगों ने देखा कि नागौर में किया गया। कब किया गया ये आपको बताना है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसकी होती है भाई? पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है किसकी होती है? राज्य सरकार की, ग्राम पंचायत की, संघ सरकार की या फिर राष्ट्रपति की? तो इसका जो जिम्मेदारी होता है वो राज्य सरकार की होती है। किसकी होती है? राज्य सरकार की। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति या के.एस. वर्मा समिति? तो अभी हमने आपको बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977 में। और एम.एल. सिंघवी समिति जो है यह कब आया था? यह आया था 1986 में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 करते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? देखिए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अगर अपना त्याग पत्र सौंपना चाहे तो किसे सौंपेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर रहेगा उपाध्यक्ष। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उसी तरह राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंपेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखिए, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है, इसका कार्यकाल कितना है? 2015 से 20, 20 से 25, 22 से 27 या 20 से 23? तो 15वां वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 2020 से 2025 तक का है। और आपको मैं बता दूं कि वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वह अनुच्छेद 280 के 1 में दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं 4 मेंबर्स होते हैं और एक जो है प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और अभी 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है इनके से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग? तो भैया केंद्र और राज्यों के बीच का जो धन का वितरण होगा वह काम करेगा वित्त आयोग, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 करते हैं, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1924, 1920, 1925 या 1926? बताइए, भारत में कब किया गया था सबसे पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना?
तो एक किया गया था आपका 1926 में। ठीक है, देखिए भारत में लोक सेवा आयोग जो है इसकी स्थापना 1926 में हुई और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 18 है, सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ था? 2010, 2005, 2014, 2006। ये हुआ था 2005 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। प्रश्न संख्या 19 है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 1, भाग 3 और भाग 4। तो ये किस में किया गया भाई? तो ये किया गया है भाग 4 में और आर्टिकल 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। प्रश्न संख्या 20 है, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी हम लोगों ने देखा कि नगर में क्या बनते हैं, नगर के जो प्रमुख होते हैं वो मेयर कहलाते हैं। तो मेयर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या है? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो है 30 वर्ष। ठीक है, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष रखा गया है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 253, 251, 263 या 241? सही उत्तर इस प्रश्न का क्या रहेगा? अगर आप जानते हैं तो आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 263। ठीक है, अनुच्छेद 263 यहाँ पर सही रहेगा। और देखिए इसके बारे में आपको बता दूं कि 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया है। 253 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो कर है उसको प्रभावित करने का विधान है। अनुच्छेद 251 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत संसद अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई जो विधि है और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो विधि है उसमें असंगति के बारे में है। और अनुच्छेद 241 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 241 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 241 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 241 जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों की ये उच्च न्यायालय के जो प्रावधान है इसी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 के बारे में। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? सरकारी आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग और सेन गुप्ता आयोग। तो कौन सा आयोग था भाई? सरकारी आयोग। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 कहता है कि पंचायती राज दिवस की तिथि को मनाया जाता है, यानी कि पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 26 मार्च, 25 जनवरी या 28 फरवरी? तो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 24 है, नगरपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 9 ग। तो अगर आप लोग को पता है इसका आंसर तो जल्दी से बताइए, क्योंकि आप सभी कमेंट करेंगे तो इससे कि पता चलेगा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो किस भाग में? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा भाग 9 क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं भाग 9 तो इसमें अनुच्छेद कितना है? 243 क से 243 अड़ा तक इसमें दिया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है आपका 243 क में ग्राम सभा के बारे में है। वहीं अनुच्छेद इसमें आपका भाग 9 का देखें तो इसमें 243 से कितना तक है? तो इसमें 243 त से लेकर आपका 243 य तक इसमें दिया गया, जिसके अंतर्गत नगरपालिका का गठन 243 आपका थ में है, आपका 243 द में नगरपालिकाओं की संरचना के बारे में है, 243 ध में वार्ड समिति आदि का गठन और उनकी संरचना के बारे में है, 243 न में संस्थानों का आरक्षण के बारे में है, 243 म में वित्त आयोग के बारे में है। तो ये सभी प्रावधान जो है इसमें दिया गया। तो याद रखिएगा 243 में सिर्फ अगर देखा जाए तो उसमें क से लेकर अड़ तक है भाग 9 में, और वहीं अगर भाग 9 क की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वो आता है 243 त से लेकर 243 य तक। ठीक है, वहीं अगर और बात करें तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भाग 10 जिसमें कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है,
इतना याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एस.के. वर्मा या एस.एस. झा? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया या प्रदान किया गया? 73वां, 74वां, 84वां या 86वां? प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो बताइए। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ इसके तहत। ठीक है, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27। देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है उसे देख लेते हैं हम सब। 27 में प्रश्न ये कहता है कि नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा, कौन सी अनुसूची में है इसके बारे में। देखिए पहली अनुसूची तो है, इसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में है और अनुच्छेद 1 से 4 तक। लेकिन यहाँ पे हमें नगर पालिका के बारे में पूछा गया है, तो सही उत्तर रहेगा 12वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को दिया गया है। इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और अगर आर्टिकल पूछा जाए तब कौन सा आर्टिकल? 243(ब). ठीक है, 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जिम्मेदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। वहीं अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है और इसे संविधान संशोधन जो हुआ था 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत जोड़ा गया था 1985 में। ठीक है, और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो 102 से 2 और 151 आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारी, और इसमें जो विषयों की संख्या है 29 है और इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो ये किसके अंतर्गत आता है भाई? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की सूची है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो हमने आपको पहले ही बताया, डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन। तो किसे माना जाता है? नो डाउट आप सबको पता होगा, फटाफट अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। प्रश्न संख्या 30 देखिए, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? पहली बार ग्राम पंचायत व्यवस्था कहाँ पे की थी? पंचायती राज व्यवस्था तो नागौर जिले में किया गया था, राजस्थान का नागौर में। लेकिन यहाँ पे पूछी गई है कि नगर निगम की जो स्थापना सबसे पहले हुई थी कहाँ पे हुई थी? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, नई दिल्ली। तो कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, चेन्नई में। ठीक है, अब देखिए भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? वह कौन सा राज्य है हमारे देश का जहाँ पर समान नागरिक कानून लागू है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो रहेगा गोवा। अब देखिए प्रश्न संख्या 32, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? विधिक अधिकार, सलाहकारी अधिकार, नागरिक अधिकार या सार्वजनिक अधिकार? सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार के श्रेणी में आता है? तो ये आता है विधिक अधिकार के अंतर्गत। मद्रास नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई मद्रास में हुई थी, लेकिन कौन से वर्ष हुई थी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया 1680, 1684, 1687 या 1699। तो ये कब हुआ था? अगर जानते हैं तो आप सब बताइए फटाफट। तो ये हुआ था 1687। कब हुआ था? 1687 में। प्रश्न संख्या 34 करते हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 44, 45, 46 और 48 किस में किया गया? अगर आप जानते हैं तो बताइए, फटाफट बताइए। अगर जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो वो भी बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 34 का, वो रहेगा अनुच्छेद 44। ठीक है, क्या रहेगा? अनुच्छेद 44। देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 की बात करें तो 45 के अंतर्गत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया है। वहीं अगर 46 की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की और अन्य दुर्बल वर्ग जो है उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है।
और अनुच्छेद 48 जो है इसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन, और 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और साथ ही साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में दिया गया है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 35 कहता है कि धारा 302 का संबंध किससे है? चोरी से, हत्या से, बलात्कार से या भ्रष्टाचार से? तो किससे है भाई? तो इसका जो है हत्या से। किससे है? हत्या से। प्रश्न संख्या 36, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? पहली बार भारत में लोकायुक्त की जो नियुक्ति हुई थी वह कौन से राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। कमेंट करके बताएंगे कि उस लोकायुक्त का नाम क्या था। प्रश्न संख्या 37, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? 1975, 1980, 1985 या फिर 1990? कब किया गया भाई? तो ये किया गया 1980 में। कब किया गया? 1980 में। अब देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन करवाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो बहुत आसान है, उस राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल की नियुक्ति होने पे। ठीक है। राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है शपथ कौन दिलाता है? उस संबंधी राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होगा उच्च न्यायालय का वो। और वही राष्ट्रपति की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज है। धारा 302 का संबंध किससे है? चोरी, हत्या, बलात्कार या हत्या की कोशिश? ठीक है, याद रखिएगा, हत्या की कोशिश। 302 क्या है? हत्या की कोशिश। यहाँ पे सिर्फ हत्या था, है ना, यहाँ पे आप लोगों ने देखा सिर्फ हत्या था, इस वजह से यहाँ पे सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हत्या और हत्या कोशिश जो है तो इसमें हत्या की कोशिश में आ जाएगा धारा 302। तो इस तरह से जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 था कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।